अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 पेज आपका आ जाता है जी 8। और क्वेश्चन नंबर 2 टोटली अबाउट है कंप्लीटिंग स्क्वेयर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वेयर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, तीन मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट उसको डिस्कस किया था। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब जो मेथड है वो आपका सेकंड मेथड है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वेयर। और थर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में होगा। ठीक है, उसका प्रूफ मैंने आप लोगों को करवा दिया था जी। अब इसमें हम लोग आप चले जाए बुक एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट हम लोग कौन सा सॉल्व करना चाह रहे हैं? इसका पार्ट हम फिफ्थ सॉल्व करना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो और या ऐसा हो कि जो कि कोर क्वेश्चन और बाकी भी कवर अप हो जाए, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्व आउट करवाऊँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखिए। आपके पास है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले आपने शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट आपको दिया हुआ है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट करें। तो आपके पास है जगह दिस इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 6x इक्वल्स टू प्लस 5/9 है माइनस 5/9। ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट। शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट। उसके बाद आपने क्या करना होता है? इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है, आप 9 को किसके साथ डिवाइड दें तो आपके पास आ जाए 9 के साथ ही। तो डिवाइडिंग बाय 9, 9 पे डिवाइड कर लें। 9x² डिवाइडिंग बाय 9 माइनस 6/9x इक्वल्स टू माइनस 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये सारी सी बात है, इसके डिवाइड में आएगा तो वो 9 से प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास कैंसिल आउट होके x 1x² माइनस 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार 9x और इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस 5/9 9 ज़ार 81। ये क्या किया है? मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी 1 है तो फिर इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ये स्टेप हम छोड़ देते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखें आपके पास क्या चीज़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये जो टर्म होती है, ये जो लीनियर टर्म होती है, इसका जो कोफिशिएंट है इसको 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर दोनों तरफ पे ऐड करना होता है। अब ये 2/3 है, देखें 2/3 को इसका ये जो कोफिशिएंट है इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आता है? आपके पास आंसर आता है 2 डिवाइडिंग बाय 2 3 ज़ार 6 और कैंसिल आउट करें तो आपके पास 1/3 आता है। फिर रिपीट कर देता हूँ। अब देखें, ये जो टर्म है ये टर्म लीनियर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये लीनियर, ये कांस्टेंट टर्म है। आपके पास ये जो कोफिशिएंट होता है लीनियर टर्म का, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट 2 से कैंसिल कर लें तब भी आपके पास वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 1/3। तो इसका मतलब ये है कि हम 1/3 का स्क्वायर दोनों तरफ पे ऐड करेंगे। एडिंग 1/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब कैसे आया मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट चले। जी, तो ये ऐड करेंगे तो आपके पास x² माइनस 2/3x इक्वल्स टू माइनस 5/81। ठीक है, इधर आपने ऐड करना था प्लस 1/3 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करना है, प्लस 1/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ स्क्वायर कंप्लीट होगा तो आपके पास x माइनस 1/3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला ये लगता है, अब चले मैं बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू -5/81
+1/9। सिंस आपके पास ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर, ये इनक्लोज होके a माइनस बी होल स्केयर आपको दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें, आपके पास आ जाएगा दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/3 होल स्केयर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 81, इसका एलसीएम आएगा -5। जब इधर प्रोडक्ट करेंगे 81 को तो 9 9s are 81, 9 1 is 9। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/3 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 4/81। ठीक है, 9 में से 5 दिया तो 4 रहते हैं। दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडिंग बाय 9 का होल स्क्वायर, 2 डिवाइडिंग बाय 9 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/3 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 2/9 के स्क्वायर का रूट, इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1/3 इज नथिंग बट प्लस माइनस 2/9। यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, आप सेपरेट कर लें। x माइनस 1/3 जी, x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है प्लस 2/9 और x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस 2/9। ठीक है, अच्छा अब देखें, दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x इज -1/3 इधर जाके +1/3, 2/9 आ जाएगा, और ये x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2/9। एलसीएम आप ले लें, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 9, एलसीएम आ जाएगा। 9 को जब इधर प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1 3 3 सर 9, 3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आप लोग प्रोडक्ट कर लें तो आपके पास 9 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 5/9 एंड x इक्वल्स टू 1/9। दस इसका आंसर आ गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाता है, 5/9 और 1/9। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज वही है, इसका पार्ट हम लोग 6th करते हैं। 6th पार्ट आपको कहता है x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, देखें ये आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो आप सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देन आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। दिस मीन्स दैट कि a(x² + b(x + c) = 0 की फॉर्म में बना के उसके बाद आप या तो उसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करें या आप उसके ऊपर जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सॉल्व आउट करें। ठीक है, दैट्स अप टू यू, या अगर जो क्वेश्चन में मेंशन है मेथड आप उस मेथड से करेंगे। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन गिवन दैट, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा आपने सबसे पहले ये करना है कि आप उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। आप स्टैंडर्डाइज करने का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, गिवन दैट x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें इसको प्रोडक्ट करें, x इंटू एक्स क्या आ जाता है, x² x इंटू 3 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x प्लस 5 2s are 10 माइनस 3। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x² 3x में से 1x गया, प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x, और 10 में से 3 गए तो 7 प्लस 7। अब इनको इधर इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x² प्लस 2x है, माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 3 है, प्लस 7 है, तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर मोर आप देख लें, दिस फर्दर मोर इम्प्लाइज दैट x², अब देखें माइनस 5 में से 3 गए तो आपके पास क्या रहता है, माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
नाउ बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ देखें स्टैंडर्डाइज होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें तो ये आपके पास आ जाता है, सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 10, ठीक है। सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट, शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट। अगला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो लीनियर टर्म होती है इसको आपने 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर दोनों तरफ पे ऐड करना होता है। एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये जो आपके पास लीनियर टर्म होती है इसको 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर दोनों तरफ पे ऐड करना होता है। तो देखें ये आपके पास 1x² नहीं, बस x² लिखें, x² माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ पे आप लोग क्या कर लें, ऐड कर लें। 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ पे ऐड कर लें, तो इधर आपके पास ये आपके पास बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 10 और प्लस देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस फर्दरमोर इम्प्लाइज दैट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और ये इससे प्रोडक्ट होके 40 और इधर प्रोडक्ट करेंगे कैंसिल होके 9। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/4। तो मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट अच्छा 7/2 कैसे आएगा, देखें 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो आप देखें आपके पास क्या बनेगा, देखें ये आप टेकिंग स्क्वायर रूट तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/2 का होल स्क्वायर का रूट दोनों तरफ पे ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/2। दस आप इसको अलग अलग ले लें, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 7/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 7/2। तो आप एक प्लस के साथ ले लें एक माइनस के साथ ले लें, तो आपके पास बन जाता है x इक्वल्स टू माइनस 3/2 शिफ्ट होके क्या होगा 3/2 आ जाएगा प्लस 7/2, तो इधर आपके पास x इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 7/2, तो आपके पास एलसीएम क्या बनता है 2 एलसीएम बनता है, 3 प्लस 7 ऐड हो जाएंगे और आपके पास एलसीएम क्या बनता है 2 बनता है इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास 3 माइनस 7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10/2 और x इज इक्वल्स टू कितना बनता है ये -4/2, तो x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो 5 आ गया और x इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2 आ गया। दस solution set is equals to 5 और -2। तो ये था बेटे आप लोगों का कंप्लीटिंग के। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम इज़ अबाउट हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला करके इसके जो मज़ीद कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आप लोग जो कमेंट्स में बताएंगे तो उस पर भी वीडियो बना लेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं, हमने फ़ंक्शन के बारे में डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। फिर फंक्शन की हमने डिफरेंट जो है वो कुछ एग्जांपल से पढ़ा कि हम इन्वर्स किस तरह से फंक्शन का निकालते हैं। अब फंक्शन के ऊपर ही हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में कुछ मजीद काम है जिस पे हम मजीद बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम फंक्शन पे बात कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, और उसमें दो चीज़ें हैं, एक डोमेन एंड रेंज। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इसी ही की बुनियाद पे हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। गो के हमने पहले कुछ फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे ऑन टू फंक्शन और वन टू वन फंक्शन और इनटू फंक्शंस। अब हम फंक्शन की मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन ये डोमेन एंड रेंज की डिवीजन की बेस पे नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए जो फंक्शन में जो कोई भी हमें चीज़ें गिवन होंगी उसके मुताबिक हम फंक्शन की टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शंस
होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन को समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल को समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सो पॉलिनोमियल को समझने के लिए आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f of x is equal to y, या हम ले लेते हैं f of x is equal to 5x cube plus 6x square plus 7x plus 8। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x है इसकी जो पावर्स हैं वो 3, 2, 1 एंड यहाँ पे 0। सो इट्स मीन ये हमारे पास एक पावर्स में जस्ट होल नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हमारे पास पावर्स में जस्ट होल नंबर्स आए, जैसा कि इस फंक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं या इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। जब कभी भी हमारे पास पावर्स होल नंबर में होंगी, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये पावर्स होंगी, तो ऐसे फंक्शन को हम हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में ये जो टर्म होगी इसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे, और ये जो फर्स्ट या हाईएस्ट पावर वाली होगी इसे हम लीडिंग टर्म कहेंगे, लीडिंग कांस्टेंट। और जो पावर्स हैं इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर है, लाइक यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसे हम डिग्री कहते हैं। सो इसकी बेस पे हम फंक्शन की एक टाइप को एक्सप्लेन करते हैं जो कि है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जो कि प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बेस पे या उनके आपस में ऑपरेशन से बनते हैं, वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें जिस फंक्शन में मौजूद होंगी वो हमारे पास कहलाएगा अलजेब्राइक फंक्शन। सो अलजेब्राइक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बेस के ऊपर आपके पास फंक्शन एक्सप्लेन हो रहा होगा। लाइक ये जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, क्योंकि इसमें या मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है या डिवीजन है, सिर्फ ये चार चीजें मौजूद है, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं होते उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आमतौर पर जिन फंक्शन से हम लोग वाकिफ हैं, इसमें सबसे पहले एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिससे आप वाकिफ हैं, यानी फर्स्ट ईयर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, और जिसमें ये साइंस इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट्स भी कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। वो उन सब पे वो जिस भी फंक्शन में इन्वॉल्व होंगी वो फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हमारे पास एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नई चीजें भी हैं इसमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास पावर में वेरिएबल आ जाए। लाइक यहां पे मैं लिखता हूं y is equal to a power x। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो x है यानी जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया है। इस किस्म के फंक्शंस वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं, जिसमें पावर जो है उसमें वेरिएबल मौजूद हो, ये वेरिएबल जो है वो पावर मौजूद हो, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं, डिवाइड किस तरह से होते हैं, इनकी होल पावर कैसे सॉल्व होती है। जस्ट एक एग्जांपल जस्ट आप रिवाइज करवाने के लिए कि क्या होते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लाइक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, a पावर x यानी बेस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये इक्वल हो जाएंगे a पावर x प्लस 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जो है इस किस्म के फंक्शंस पढ़ चुके हैं, वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक नया फंक्शन है जिसे हम बेस e फंक्शन कहते हैं।
इनको मैं नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम ये नहीं पढ़ चुके, पिछले किसी क्लास में ये नहीं थे। फर्स्ट ईयर में आई थिंक इनका थोड़ा बहुत रेफरेंस है लेकिन ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं है। बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने दिया y इज इक्वल टू a पावर x, तो अगर यही हो जाए y इज इक्वल टू e पावर x, ये हमारे पास e बेस e एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज, ये e क्या चीज है? e बेसिकली एक इररेशनल कांस्टेंट नंबर है, इररेशनल कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, यानी ऐसे फिनोमेना जो नेचुरली अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, इस तरह से एक वबाई मर्ज है कोलेरा, उसकी जो बैक्टीरियाज हैं उनकी बढ़ने की रेशियो है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, उस पे भी हमारे पास e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इन सब को स्टडी करने के लिए जब हम इनके आगे चल के बात करेंगे ये कैसे आते हैं, इनका काम क्या होता है, वो भी आगे आप कुछ डिटेल में आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक भी पढ़ते हैं कि e जो है ये हमारे पास इररेशनल कांस्टेंट नंबर है। ऑब्टेन कैसे होगा, ये हमें मिलेगा कैसे? ये हमें मिलेगा इस तरह से कि अगर हम 1 प्लस 1 और x पावर x ले लेते हैं और इसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, और जितना लार्ज आप नंबर पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। अगर हम 10,000 1,333 दे देते हैं तो e की जो वैल्यू है वो आती है 2.78 एंड सो ऑन। इस किस्म की हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2.718। सो इस किस्म की हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये 3 से लेस होता है 2.718, आमतौर पर 2.7 भी दे देते हैं। सो ये हमारे पास बेस e फंक्शन कहलाते हैं। 1 प्लस 1 और x पावर x, इसमें आप लार्जेस्ट x की वैल्यू पुट करते जाएं, कैलकुलेटर पे कर दें, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमें e की वैल्यू मिलेगी और ये इंफिनिटी पे जाके इस नंबर के करीब हो जाएगा, इररेशनल नंबर आएगा। सो इसको हम e से जाहिर करते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद हमारे पास एक नया फंक्शन जो कि इससे पहले आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो रिपीट हो जाता है और जो कि 9th क्लास में इतना बच्चों को अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। आई एम होपफुल कि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, जो कि है लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। हम लोग इनवर्स पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉग फंक्शन। फॉर एग्जांपल y is equal to a पावर x। अगर हम यहां से क्वेश्चन राइज करते हैं कि a की पावर क्या होगी, कि आंसर जो है मैं इसके मुताबिक ये देता हूं, log of y to the base a is equal to x। इसको रीड कैसे किया जाएगा? log of y to the base a is equal to x। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा अगर हम टेम्परेरी यहां से x को हटा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा a की पावर क्या होगी कि आंसर y है। यानी जस्ट अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा a की पावर क्या होगी कि आंसर y है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि a की पावर x होगी तो आंसर y आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a log of y to the base a is equal to x। नाउ इस यूनिट्स मीन कि जहां भी हमारे पास जस्ट एक लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल log of 5 to the base 7, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा 7 की पावर क्या होगी कि आंसर 5 आएगा। जब कभी भी आप log 5 to the base 7 निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये क्वेश्चन है कि 7 की पावर क्या होगी, आंसर 5 है। हम लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल a है, 7 पर a को a हो तो आंसर 5 आ जाता है। उसे यूं भी लिखा जा सकता है कि 5 = 7 पावर a। सो लॉग अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि लॉग क्या है, इसका क्या मकसद है। सो पहले तो इसकी कैलकुलेशंस में काफी ज्यादा होता था, अब अगर इसका यूज थोड़ा कम हो गया है लॉग का, यानी
अब यहाँ पे बाज ऐसी चीजें हैं जिनमें लॉग यूज नहीं होता, कुछ मैं दूसरी चीजें, फॉर एग्जांपल आप जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड स्टडी करते हैं और उसमें डेसिबल को हम स्टडी करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वहां पे भी हमारे पास एक लॉग का फंक्शन बनता है। सो ऐसे और बहुत सारे फिनोमेना हैं जहां पे लॉग यूज होता है। सो लॉग की चंद टाइप्स हैं हमारे पास जिनके हवाले से हमें कुछ जो है वो इल्म होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग, कॉमन लॉग ऐसा लॉग होता है जिसमें हमारे पास जो बेस है ये हमेशा 10 होगी। यानी फॉर एग्जांपल log of x to the base 10 is equal to 1। जब कभी हमारे पास बेस 10 होगी इसे हम कॉमन लॉग कहेंगे और जनरली इसको यूं भी लिख लिया जाता है log of x is equal to 1। यानी अगर log लिखा हुआ है और उसकी बेस कुछ भी लिखी हुई तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसकी बेस 10 है और इसे कॉमन लॉग कहा जाएगा। नाउ बेस 10 का क्या मतलब है, आप देखें कि अगर हम लोग 10 की पावर 1 ले लेते हैं तो हमें 10 मिलता है, 10 की पावर 2 ले लेते हैं तो हमें आंसर 100, 3 ले लेते हैं 10 पावर तो हमें आंसर 1000। यानी जितनी हमारे पास 10 की पावर आ रही है उतने हमारे पास इसके आगे जीरोस आते जाते हैं। और इसी और अगर आप देखें ये फॉर एग्जांपल ये 2 डिजिट में ये फर्स्ट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिटेड नंबर, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिटेड नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिटेड नंबर है। और ये सब हमें कैसे मिलते हैं 10 की पावर से। और 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 के दरमियान यानी ये जो 100 से लेके 1000 के दरमियान जो नंबर्स बनते हैं ये सब नंबर्स हमें 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 तक यानी 2.1, 2.12, 2.35 ऐसे जब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें 10 से लेके 1000 तक जो है वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 10 से लेके 1000 तक के नंबर के लिए 10 की पावर 2 से ज्यादा और 3 से लेस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कॉमन लॉग के हवाले से जाने चीजें थी। इसके अलावा अगर हम जो बेस फंक्शन बेस की एक्सप्रेशन फंक्शन में पढ़ा है अगर हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग कहलाता है। फॉर एग्जांपल log of x to the base e is equal to 1। this is called natural log। और ये ऑब्वियसली बेस e एक्सप्रेशन फंक्शन का इन्वर्स होगा और इसको आप लिख सकते हैं x equal to e पावर 1। वेरिएबल्स क्योंकि ये वेरिएबल है चेंज हो सकते हैं सो इनकी चेंज होने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये चेंज हो सकते हैं। सो इसके मुताबिक अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे log of y to the base e is equal to x, so y is equal to e power x। ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। सो लॉग को हम ये जो नेचुरल लॉग है इसको लिखने के लिए जस्ट ln लिख देते हैं, ln of y is equal to x। ये हमारे पास नेचुरल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा। और इसके अलावा तीसरा जो लॉग होता है जो होता है जनरल लॉग जिसमें हमारे पास जो बेस है वो वेरिएबल होती रहती है, बेस जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल log of x to the base a is equal to y, इसमें आप कोई बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं log 27 to the base 3। सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो हमें ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ 3 टू गिव अस 27। 3 की पावर क्या होगी कि आंसर में 27 मिले। तो हमें जैसे पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, इट्स मीन ये यहां पे हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग के कुछ फंक्शंस थे। इसके बाद लॉग के बाद हमारे पास जो कॉमनली फंक्शन यूज होता है लॉग नेचुरल लॉग के बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कहीं पे दो पोल्स लगे हुए हैं, फिजिक्स में हम जैसे डिस्कस करते हैं दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और उनके दरमियान कोई वायर जो है वो हैंग कर रही है, केबल जो है वो हैंग कर रही है, तो इसकी जो शेप बन रही है ये हाइपरबोलिक शेप है। तो ये जो हाइपरबोलिक शेप है इस किस्म के फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए इसका एक जो ग्राफ बनता है इसको डिस्कस करने के लिए हम हाइपरबोलिक फंक्शंस ले लेते हैं। कुछ इसमें जैसे sin हाइपरबोलिक ऑफ x है, cos हाइपरबोलिक ऑफ x है, sin हाइपरबोलिक ऑफ x को kinch कहते हैं, cos हाइपरबोलिक ऑफ x को cosh कहते हैं और tan हाइपरबोलिक ऑफ x को tanh कहते हैं। तो ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं। और इसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। Explicit and implicit functions। तो explicit functions वो होते हैं जिनमें आप इक्वल के एक साइड पे जस्ट y को सब्जेक्ट बना दें, y को किलर कर दें। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख लेते हैं y is equal to 2
एक्स पावर 3 प्लस 6x प्लस साइन एक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जस्ट y है और राइट साइड पे की कोई भी y नहीं है, और y की कोई भी दीगर पावर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे हम y को सेपरेट कर सके, y को सब्जेक्ट बना सके। वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, और ऐसा फंक्शन जिसमें आप y और x को सेपरेट ना कर सकें वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होपफुली आपको तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपनी सेशंस जो है वो सुन लीजिएगा, और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये चैप्टर नंबर 1 का जो सेक्शन है 1.2 उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो कहता है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कितनी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में तो बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं, लेकिन सीधे सीधे जो चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में हैं शामिल वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, having one row and many columns, having one row and many columns। तो इसमें इसका जो जनरल ऑर्डर बनता है, जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज, देखें रो एक है और कॉलम बहुत ज़्यादा है, तो कॉलम को हमेशा n से डिनोट करते हैं, तो 1/n इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास ए मैट्रिक्स, लेट से ए बी मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है 1 2 3 एक्सेट्रा जो हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। और इसके साथ आगे हम मूव करते हैं तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स आपकी क्या होती है। ठीक है, हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो आपके पास होता है, इसमें हैविंग वन कॉलम एंड many rows। तो इसका जनरल ऑर्डर जो है वो आप लोगों के पास ही बनता है। इसमें आप लोगों के पास देखें रोज़ बहुत सारी होती हैं, तो रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं। कॉलम इसमें 1 होता है तो m/1 इसका क्या बन जाता है, जनरल ऑर्डर बन जाता है। और फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास क्या होगा, a इज़ इक्वल्स टू a b और c, और b मैट्रिक्स आप कोई ले लें तो आपके पास आ जाता है 1 2, कोई c मैट्रिक्स ले लें आपके पास आ जाएगा -1 -2 3, ये कोई मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। अ मैट्रिक्स या अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल, इसको अंडरलाइन कर लें, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका जो जनरल ऑर्डर बनता है वो हमारे पास m/n बनता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं। तो जो इसका जनरल ऑर्डर बनता है वो m/n बनता है। और उसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन m इज़ नॉट इक्वल टू n की कंडीशन होती है, यानी m और n आपस में बराबर नहीं होते। तो इसका फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास a मैट्रिक्स आप ले लें, a b c d e f, ये एक मैट्रिक्स ले लें। कोई b मैट्रिक्स आप ले लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
देखें इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने 1 2 3 2 बाई 3 ऑर्डर की है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या बनता है 1 2 3 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है तो 3 बाई 2 बनता है। लेकिन नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो इस मैट्रिक्स को जनरली हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। ठीक है नेक्स्ट पे आपके पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ये आपके पास इस तरह होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जनरल ऑर्डर इसका क्या होता है जनरल ऑर्डर जो है वो m बाई n ही होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कंडीशन ये m इक्वल्स टू n ये जनरल ऑर्डर है m इक्वल्स टू n। ठीक है अच्छा फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल्स टू a b c d देखें 2 क्रॉस 2 की है या 2 बाई 2 की बी मैट्रिक्स आप ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 3 क्रॉस 3 की। ठीक है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा अब आप आ जाएं आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है अब आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स में ये होता है कि हैविंग ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं ज़ीरो होते हैं। मैट्रिक्स या टाइप ऑफ मैट्रिक्स कर लें टाइप ऑफ मैट्रिक्स in which all the elements are zeros whether rectangular or स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है स्क्वायर। तो इसके लिए ये याद रखें ये डिनोट होती है किसके साथ ये कैपिटल ओ से डिनोट होती है। ठीक है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ओ अल्फ़ाबेट ओ से डिनोट होती है। ठीक है बाज़ात हम इसका ऑर्डर भी लिखते हैं बाज़ात नहीं लिखते। देखें ओ 2 बाई 2 यानी 2 क्रॉस 2 का जो आपका नल मैट्रिक्स बनेगा वो 0 0 0 0 मानी उसमें 2 रोज 2 कॉलम है। फॉर एग्जांपल आपके पास ओ आ जाता है 2 बाई 3 का 2 बाई 3 2 रोज और 3 कॉलम है ये आपके पास आ जाएगा 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है तो ये स्क्वायर भी हो सकती है और ये आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है और ये याद रखें कि ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इट इज़ आल्सो नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। ठीक है जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे तो उनकी एडिशन से आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आएगा। तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं कि जब आप ऐसे दो मैट्रिसेस का आप एडिशन करें कि जो आपके पास क्या हो एडिटिव इन्वर्स हो एक दूसरे का तो उनकी एडिशन से लाजमी बात है कि तमाम एंट्रीज आपके पास ज़ीरो आएंगी। तो वो जिस आर्डर की दोनों होंगी फॉर एग्जांपल एक भी 2 बाई 2 की है दूसरी भी 2 बाई 2 की है तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा ये बनेगा।
क्वाड्रेटिव आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन इस वजह से करवा रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ में अगर आपके पास आ जाती है इस तरतीब की कोई चीज़ तो आपको करनी आनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये कहाँ से आई है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे हम लोग मूव कर सकते थे, लेकिन यह है कि डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आधी एक्सरसाइज आप लोग क्लियर कर जाते हैं, वो बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रैक्टिस होती है, वो बैठ के हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करती है डिमॉन्स्ट्रेशन पे। तो जब तक किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता, डिफाइन नहीं किया जाता, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को डेफिनेशंस करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को फुल कर सकें। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix in which a square matrix in which all the elements are zeros except main diagonal elements। ये भी बताता हूँ मेन डायगोनल क्या होता है। मेन डायगोनल एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए आपके पास आ जाता है 1 0 0 2, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। बी आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है ए 0 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें अब ये जो एंट्रीज है ना, ये वाली जो एंट्रीज है इनको कहते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज। तो क्या कहते हैं? मेन डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। ये मेन डायगोनल होता है। अच्छा, ये वाला जो होता है ये मेन डायगोनल होता है, और ये वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अच्छा, इसमें ऑफ डायगोनल क्या बनेगा? इसमें ऑफ डायगोनल ये बनेगा। मैं इस वजह से वो मार्क आउट नहीं कर रहा कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसमें भी मेन डायगोनल ऑफ डायगोनल होता है। ये मेन डायगोनल है, ये ऑफ डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, और ये क्या है? ऑफ डायगोनल है, ठीक है। वो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स पे जाते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, जी, स्केलर मैट्रिक्स ये होती है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है इन विच all the diagonal elements are equal। देखें, अनइक्वल होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अनइक्वल होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और अगर इक्वल हुए तो स्केलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू -1 0 0 -1, ठीक है। इसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर डेफिनेशन कौन सी फिट आ रही है। डायगोनल तो है, लेकिन देखें अगर -1 इक्वल तो भाई ये डायगोनल नहीं बल्कि स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बी आप देख लें, ये आपके पास बनता है k 0 0 0 k 0 0 0 k कोई भी रियल नंबर है, तो k को जो भी वैल्यू देंगे ये मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि k की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 रखते हैं, तो ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो डायगोनल पे सारे क्या आ जाएंगे? 3 3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाएं जी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। तो अब वो भी मैं बताता हूँ कि उसको क्या कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स
a scalar matrix in which all the diagonal elements are ones, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ जिस तरह वो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को वो से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ये आई के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। तो आई के नीचे बाज़ औक़ात हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, आई टू लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 2x2। तो अगर 2x2 की है तो उसकी आइडेंटिटी बनती है 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसके मेन डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो I3 हम लिख लेते हैं, I3 आपके पास बनती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 है, या आप इसे कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा जी, और ये आपके पास इट इज़ आल्सो नॉन एज, इट इज़ आल्सो नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके लिए एक एमसीक्यूज याद रखें, ए के साथ आप आई को प्रोडक्ट करें या आई के साथ ए को प्रोडक्ट करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज आइडेंटिटी। आई के साथ आप ए को आई के साथ प्रोडक्ट कर लें या आई को ए के साथ प्रोडक्ट कर लें, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, वो आपके पास अगेन ए बनेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है एक एमसीक्यूज, ठीक है। आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये चेंज ऑफ पोजीशन होती है, रोज़ को उठाते हैं कॉलम कर देते हैं, या आप ये कहें कि कॉलम को उठा कर रोज़ कर दें, दोनों की सेम ही चीज़ बनती है, डिफरेंट नहीं होती। ट्रांस का मतलब ये होता है आपके पास कि आप चेंज कर दें, ठीक है। और पोज का मतलब क्या है, पोज का मतलब पोजीशन से, चेंजिंग ऑफ रोज टू कॉलम, आप बस इसमें ये याद रखें। इट इज़ एन ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, ये ऑपरेशन है एक मैट्रिसेस का जो क्या करता है, मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देता है। इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, ये भी ऑपरेशन है, अगेन मैट्रिसेस में यूज़ होता है कि रोज और कॉलम किस में होती हैं, मैट्रिसेस में होती हैं। इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस इन विच वी चेंज रोज टू कॉलम्स और वाइस वर्सा, ठीक है। रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में, एक ही बात है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल टी। तो जब हम इसको किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो इसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट में अपराइट इसमें हम लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में इसको इसको लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a matrix A B C D, then find A ट्रांसपोज, इसको पढ़ेंगे A ट्रांसपोज। तो आपको गिवन ये है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A B C D, तो अप्लाइंग ट्रांसपोज अप्लाई करें तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A B C D, दोनों तरफ पे ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट इधर तो ये ट्रांसपोज रहेगा। अब ये टी करता क्या है, ये टी ये करता है कि ये जो रो है इसको कॉलम में कॉलम वाइज लिख लें, ए बी, ये जो दूसरी रो है इसको भी कॉलम वाइज लिख लें, तो आपके पास रो 1 जो है वो C1 बन जाता है, रो 2 जो है वो C2 बन जाता है। दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
अच्छा, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ब्याह पे आपके पास दो तरह की मैट्रिक्स आती हैं, ठीक है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की अगली एक्सरसाइज को कवर अप किया जाए, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, फर्स्ट आपके पास आ जाती है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ये आपके पास होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज नोटेड बाय चलिए हम देखें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है अ मैट्रिक्स, a type of matrix, a type of matrix, ये भी एक मैट्रिक्स की टाइप होती है, which remains sorry which remains invariant। क्या मतलब invariant? which remains invariant after taking, मैं बताता हूँ, after taking transpose मीन्स दैट क्या आप उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो आपके पास रिजल्ट वही आए, मैट्रिक्स चेंज ना हो। इनवेरिएंट का मतलब ना तब्दील हो। आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स चेंज नहीं होती वो आपके पास क्या आ जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है। उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना है, और अगेन अगर आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाती है तो ट्रांसपोज अगर अपनी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, इटसेल्फ आ जाता है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब आगे हमारे पास इसकी है एग्जांपल भी हैं, और साथ में हमारे पास आगे इसका एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हैं, फिर वहीं हम लोग इसकी नेक्स्ट जो डिस्कशन है वहीं हम कैरिड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, देखें इधर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इधर स्क्यू है, तो जस्ट आपने इसके पीछे माइनस डाल देना है तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। तो ये ट्रिक्स बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये है कि आपने याद करनी है तभी जाके आपको समझ आएगी। अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स which remains negative of itself after taking transpose। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एफएससी पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली एक रूल है। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स लिखे हुए हैं। पहला ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और बी हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है 1 4 9 एंड 16। अगर हम देखें तो ए और बी सेट के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है, यानी इनका आपस में एक ताल्लुक है। अगर आप गैस करना चाहें कि वो ताल्लुक क्या है तो आप कोशिश कर सकते हैं। सो हम ताल्लुक की बात करते हैं। ताल्लुक इनके दरमियान ये है कि आप देखें कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। यानी ए और बी सेट के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का स्क्वायर है। सो ऐसी चीज को हम फंक्शन कहते हैं कि जब ए और बी सेट के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन मौजूद हो। इस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद हम जो ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से की जाती है कि f of x is equal to y। यहाँ पे x का मतलब होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड y का मतलब होगा एलिमेंट ऑफ सेट B। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y is equal to x square, यानी y ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि x का स्क्वायर लेने से हमें मिलेंगे। व्हाट इज y? y b का कोई भी एलिमेंट है। व्हाट इज x? x a का कोई भी एलिमेंट है। सो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं y is equal to x square, या क्योंकि y f of x इक्वल है तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है f of x is equal to x square। ये हमारे पास फंक्शन की
रिप्रेजेंटेशन आ गई। सो इस तरीके से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फंक्शन को अब हम डिफाइन कर सकते हैं, हम इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि हम फंक्शन की डेफिनेशन कर सकें। फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन इज रिलेशन और रूल which is present between two sets। कोई से दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होगा, ये एक रूल होगा कि एक सेट का दूसरे सेट के दरमियान रिलेशन बता सके, उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। उसकी टाइप्स पे जाने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन में वो तमाम वैल्यूज जो x से रिप्रेजेंट होती हैं या जो फर्स्ट सेट है इससे रिप्रेजेंट होती हैं, उनको हम प्री इमेज कहते हैं, और जो आंसर वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास इमेज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी इसी प्रीवियस एग्जांपल से ही एक चीज ले लेते हैं कि f of x is x square, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 square is 1, या हम ले सकते हैं 2 square is 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमने a सेट से लिया है, और जो 4 है वो हमने b सेट से लिया है। 2 a सेट का एलिमेंट है, 4 जो है वो b सेट का एलिमेंट है। तो जो 2 है यानी जिसको हमने यहाँ पे x रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। x इज कॉल्ड प्री इमेज। एंड y इज कॉल्ड इमेज। जब भी हम प्री इमेज के तमाम सेट्स का एलिमेंट सेट लेंगे, तमाम एलिमेंट्स के प्री इमेज जितने भी हैं उन सब का सेट जब हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सो सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेट ऑफ images is called range। सो ये हमारे पास x जो है वो इसके प्री इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस एग्जांपल के मुताबिक, और प्री इमेज जब हम सेट ले लेंगे वो इसकी डोमेन कहलाएगा, और जब हम इमेजेस का सेट ले लेंगे वो इसकी रेंज कहलाएगा। सो जब कभी भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, और फिर इस फंक्शन के मुताबिक इसकी रेंज क्या होगी। सो जो वैल्यूज हम डोमेन की जगह पुट करते हैं नॉर्मली वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन आप अपनी मर्जी से वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 2 3 4 एक छोटा सेट लिया है। इसके अलावा अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लें, यानी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसके मुताबिक जो b उस वैल्यू के मुताबिक आएगा जो नेचुरल नंबर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 स्क्वायर 25 हमें मिलेगा। सो जो 5 है ये हम इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारे पास इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम फंक्शन की टाइप्स पे आते हैं। तो फंक्शन की टाइप्स हम कुछ यहाँ पे मैंने मैपिंग की है, इस मैपिंग से समझते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया था दो सेट्स के दरमियान, वैसे ही यहाँ दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है। वो रिलेशन इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे 1 को a से, 2 को b से, 3 को c से और 4 को d से रिलेट किया है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए b में एक सेट मौजूद है, या फर्स्ट सेट के हर प्री इमेज के लिए b सेट में, सेकंड सेट में एक इमेज मौजूद है, ना कोई मिसिंग है और ना ही कोई रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। इस काइंड के फंक्शन 1 to 1 फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शन की सेकंड टाइप जिसमें हमारे पास आप देखें कि 1 a के साथ रिलेटेड है, 2 c के साथ, 3 b के और 4 c के साथ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई एलिमेंट उसको टच कर रहा है। a b किसी न किसी का इमेज है, b भी किसी न किसी का इमेज है, c भी किसी न किसी का इमेज है, और c दो नंबर्स का इमेज है,
2 का भी है और 4 का भी है, लेकिन कोई भी मिसिंग नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो ऑन टू ना हो, यानी एटलीस्ट हमारे पास जो रेंज सेट है या जो प्री इमेज का सेट है उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो मिसिंग हो, जिसका रिलेशन किसी भी प्री इमेज के साथ ना बना हो, जैसे यहाँ पे सी है जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बना, तो ऐसे सेट को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है, यानी ना ही इसमें कोई मिसिंग है और सब के साथ 1 to 1 यानी एक साथ एक रिलेशन भी बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 प्लस ऑन टू दोनों हो जो फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है ये एट द सेम टाइम 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शंस की टाइप की बात, जो नेक्स्ट चीज जिस पे हम जाएंगे वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम जो डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए सो जो नेक्स्ट है या जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम टॉपिक तो नहीं आप ये कह सकते हैं इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड जो चीज है इस पे हम जाने लगे हैं, वो ये है कि जब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था f(x)=x², तो इस फंक्शन की एक डोमेन और रेंज होती है। तो डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जांपल से ये चीज समझते हैं कि f(x) एक फंक्शन ले लेता हूँ which is 2 divided by x minus 7. So this is a real valued function, real functions वो होते हैं जिसमें आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं। रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जिनका स्टेट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे अब हम x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाएगा। सो हम डोमेन में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उस वैल्यू को निकाल देते हैं जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। याद रखिएगा फंक्शन के अनडिफाइंड आने के दो मतलब होते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो फंक्शन के अनडिफाइंड आने के दो मतलब होते हैं। नंबर 1, फंक्शन अनडिफाइंड तब होता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। डिनोमिनेटर इज 0। इस सूरत में जिस वैल्यू के ऊपर डिनोमिनेटर 0 आएगा उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर वो तमाम वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लाइक -5 या हम जनरली ले लेते हैं -8 ले लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए या हमारे पास अदर वर्ड्स इमेजिनरी आ जाए, तो उस केस में भी हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमने फंक्शन के लिए वो तमाम वैल्यूज ढूंढनी होती हैं जिसके ऊपर या तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या फिर इमेजिनरी फंक्शन आ जाए। याद रखिएगा, देखें अगर हमारे पास एक क्लासरूम है जिससे आप पूछते हैं कि किस किस ने ट्रिप पे जाना है, अब 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से रोल नंबर 5, 7 और 9 कहते हैं हम ट्रिप पे नहीं जा रहे। अब जब आप किसी को जाके बताएंगे कि क्लास में से कौन कौन ट्रिप पे जा रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, बल्कि आप सिर्फ ये कहेंगे सर 5, 7 और 9 नहीं जा रहे, बाकी पूरी क्लास जा रही है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे भी सिर्फ वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा हो, यानी जहाँ पे या डिनोमिनेटर में 0 आए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए या इमेजिनरी आए, तो वो वैल्यूज ढूंढना, क्योंकि वो थोड़ी वैल्यूज होती है इसलिए उनको ढूंढना आसान होता है। जैसे अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है f(x)2 हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो जो हमें f(7) मिलेगा वो होगा 2 7 7 और 2/0 which is undefined. It's mean x की वैल्यू -7 के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, यानी इसकी डोमेन में x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी,
जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन इज इक्वल टू x such that, इसकी पढ़ने का तरीका, डोमेन इज x such that मींस कि x क्या चीज है, x की एक्सप्लेनेशन होगी इसके बाद। x belongs to set of real number, x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और साथ में हम एक कंडीशन रखते हैं एंड x is not equal to 7। x तमाम रियल नंबर है, क्योंकि तमाम रियल नंबर को डिफाइन आ रहा है, कहीं पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 या स्क्वायर रूट वो तो इसमें है ही नहीं है कि नेगेटिव आए, तो ये दोनों कंडीशंस नहीं आ रही किसी भी वैल्यू पे, लेकिन 7 के ऊपर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सो हम डोमेन में से 7 निकाल देंगे, तमाम रियल नंबर में से 7 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास डोमेन रह जाएगी। सो x जो है जो इसकी डोमेन आएगी वो होगी तमाम रियल नंबर सिवाय 7। ऐसे ही फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज का मतलब होता है कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आएंगे। सो पॉसिबल आंसर इसके मालूम करने के लिए हम पहले जाते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन का इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम इसी एग्जांपल से ले लेते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के इनवर्स लेने का तरीका ये होता है कि जैसे ही हमारे पास फंक्शन था f of x is equal to 2 और x minus 7, हम लेट कर देते हैं कि f of x जो है ये y है, y is 2 और x minus 7। करना बात तो ये है कि आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे हमारे पास फिलहाल y सब्जेक्ट है, हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने इक्वल के एक साइड को पे x को सेपरेट कर देना है और दूसरी तरफ y का एक फंक्शन बन जाएगा। तो x को एक साइड पे सेपरेट करने के लिए जो चीजें उसके साथ हैं हम उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल x 7 यहाँ पे डिवीजन में है, सो इसी कैंसिलेशन के लिए दोनों साइडों पे हम x 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y टाइम्स x 7 इज इक्वल टू 2x 7 इनटू x 7। दोनों साइडों पे हमने x 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y ओवर x 7 इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे y के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर देंगे। सो डिवाइडिंग y on both sides, y will be cancelled with this, we will left with x 7 is equal to 2 over y। अब हमारे पास जस्ट -7 बच गया है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं या दोनों साइड पे हम +7 कर देते हैं। सो -7 + 7 will cancel each other and x will be left with 2y + 7। तो ये हमारे पास x सब्जेक्ट बन चुका है इसका फंक्शन का। तो जब हमारे पास x सब्जेक्ट बन चुका है तो इसे हम कहेंगे दिस इज बेसिकली, जब x सब्जेक्ट बन जाएगा सो दिस इज बेसिकली f इनवर्स ऑफ y। x जो है ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा एंड 2y + 7। अब हमें तो f इनवर्स ऑफ x चाहिए था, तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए आप जस्ट y को x के साथ रिप्लेस कर दें। सो ये जो हमें फंक्शन मिलेगा ये हमारे पास x का इनवर्स फंक्शन होगा, दिस विल बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ x। सो अगर हमने x का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है तो इसकी मदद से हमारे लिए रेंज फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं कि इसी फंक्शन की हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं, यानी जब आपने इस फंक्शन का 2/x 7 का आप इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जो कि हमारे पास आया है f इनवर्स ऑफ x 2 और x + 7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करने से इस फंक्शन का आंसर 0 आ सकता है। आप x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 2/0 गिव्स अस इंफिनिटी और अनडिफाइंड। सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास फंक्शन क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है। सो रेंज हम कैसे लिखेंगे, range is equal to y such that y belongs to set of all real number and
y इज नॉट इक्वल टू 0। y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 0 होगा तो हमारे पास ये फंक्शन है ये अनडिफाइंड आ जाएगा। सो तमाम वैल्यूज हम ले सकते हैं, सिवाय रेंज के लिए 7 नहीं ले सकते और डोमेन के लिए 0 नहीं ले सकते। इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड आ जाएंगे। और अगर आप देखिए कि 2 डिवाइड बाय x माइनस 7 में आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए, जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि रेंज से मुराद ऐसी वैल्यू होती है x की जिसके ऊपर x की जो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से जो आंसर आते हैं वो रेंज कहलाते हैं। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपको किसी भी सूरत आंसर जो है वो 0 नहीं मिलेगा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ये जो डिवीजन है इसका आंसर आपको किसी भी सूरत 0 नहीं मिलेगा। 0 ना मिलने का मतलब यह है कि इसकी जो रेंज है उसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास शामिल होंगी। सो ये फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड तमाम चीजें थी। कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।